हेलो एवरीवन, आई एम आरती छावड़ी। आज है 6 दिसंबर। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाए जाने वाले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की आज डेथ एनिवर्सरी है, जिसे महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आइए उनके कुछ सुने अनसुने जीवन के पहलुओं को देखें और समझें कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारत के लिए कितना बेहतरीन कंट्रीब्यूशन दिया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में कैंटोनमेंट एरिया महू मध्य प्रदेश में हुआ। आज ये शहर उन्हीं के नाम से अम्बेडकर नगर कहलाता है। पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल, जो कि एक आर्मी ऑफिसर थे और महू में ही तैनात थे। माताजी भीमाबाई, जो घर पर ही रहकर पूरे परिवार का पालन पोषण किया करती थी। शुरू का जीवन महू में ही बीता, लेकिन पिताजी की रिटायरमेंट के बाद पूरा परिवार दापोली, रत्नागिरी, महाराष्ट्र में आकर बस गया। ओरिजिनली उनका परिवार यहीं से बिलोंग करता था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के और भी भाई बहन थे। उन सभी के पालन पोषण के लिए रिटायरमेंट में मिलने वाली पेंशन काफी नहीं थी। इसी वजह से उनके पिताजी एक जगह से दूसरी जगह हमेशा जॉब की तलाश में मूव करते रहते थे और इसी वजह से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का पूरा परिवार भी ऐसे ही उनके साथ चलता रहता था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जब स्कूलिंग शुरू हुई तो वहां मिलने वाले एक्सपीरियंस से ही उन्हें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जैसी कुरीति के बारे में पता चला। स्कूल में अलग थलग बैठाया जाना, ग्राउंड पर ऐसे बर्तनों को टच न करने दिया जाना जिनमें बाकी बच्चे पानी पीते हैं, इस तरह की चीजें, इस प्रकार का अलग बिहेवियर के पीछे का कारण वो नहीं समझ पा रहे थे। बल्कि उन्हें यहाँ पर ये कहा जाता था कि अगर वो किसी भी चीज को टच कर देंगे तो वो चीज दूषित हो जाएगी, वो उसे पल्यूट कर देंगे। लेकिन वो कभी इसके पीछे का कारण नहीं समझ पाए। ऐसा ही एक किस्सा है गोरेगांव का। गोरेगांव रेलवे स्टेशन, जहां पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के पिताजी तैनात थे। एक बार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अपने भाई के साथ अपने पिताजी से मिलने जाते हैं। साफ सुथरे क्लीन कपड़ों में देखकर स्टेशन मास्टर उनकी तरफ बढ़ता है और उनसे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम क्या करने आए हो। ऐसा सुनते ही अम्बेडकर जी ने कहा, हम माहर हैं। ये बात जैसे ही स्टेशन मास्टर को पता चली, उसने अपने कदम पीछे किए और वो चला गया बिना किसी प्रकार की सहायता किए। बल्कि जैसे ही वो स्टेशन से बाहर निकले, उन्हें एक बग्गी की जरूरत थी। बग्गी वाले ने भी उन्हें बैठाने से मना कर दिया। कुछ देर के बाद वो यहाँ पर तैयार हो गया, सिर्फ इस बात पे कि आगे चलकर एक्स्ट्रा पैसा अंबेडकर जी और उनके भाई को देने पड़ेंगे ताकि बग्गी को साफ किया जा सके, उसको यहाँ शुद्ध किया जा सके, क्लीन किया जा सके। यहाँ भी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ये नहीं समझ पाए कि इसके पीछे का कारण क्या है। उन्होंने तो इतने साफ सुथरे कपड़े पहने हैं, वो किसी भी चीज को कैसे दूषित कर सकते हैं। समय के साथ इस प्रकार के एक्सपीरियंसेस बढ़ते चले गए और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की इस खाई को, जो समाज में फैली हुई थी, उसे और जानने लगे। इन सारी जद्दोजहद में उन्हें मिले एक टीचर जिनका नाम था कृष्णाजी केशव अंबेडकर, जो एक अपर कास्ट के व्यक्ति थे, पर उसके बावजूद भी वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को मानते नहीं थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को बहुत पसंद भी किया करते थे और उन्हें हर प्रकार की शिक्षा देना चाहते थे। न कि सिर्फ ये, उन्होंने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को अपना नाम भी दिया और अपने स्कूल के रजिस्टर में अपने सरनेम के साथ डॉक्टर भीमराव का नाम भी दर्ज किया। 1908 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पूरे परिवार के साथ बॉम्बे आ जाते हैं, जहां एल्फिंस्टन हाई स्कूल से उन्होंने अपनी मैट्रिकुलेशन की पढ़ाई को पूरा किया। लेकिन अब बात थी आगे की पढ़ाई को लेकर। उनके पिताजी स्कूल की फीस देने में बहुत ही परेशानी का सामना कर रहे थे, लेकिन यहाँ भी उनके किसी मददगार ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की रिकमेंडेशन बड़ौदा के राजा गायकवाड़ शाहजी राव के पास भेजी और उन्होंने यहाँ पर इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट ही नहीं किया, बल्कि मंथली स्कॉलरशिप देने के लिए भी तैयार हो गए। 1912 तक
इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपनी बीए की डिग्री को हासिल किया। 1913 में भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बड़ौदा स्टेट की तरफ से अगले 3 साल के लिए प्रति माह 11.5 स्टर्लिंग की स्कॉलरशिप दी गई। ये एक प्रकार की स्कीम थी जो साईजी राव गायकवाड़ के द्वारा ही शुरू की गई थी। इसी स्कॉलरशिप के साथ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पहुंच जाते हैं यूएसए, जहां पर वो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी में। 1 साल बाद वो अपनी पीएचडी भी पूरी कर लेते हैं। थोड़ी बहुत कमाई करने के लिए और पैसा कमाने के लिए वो बड़ौदा में सिविल सर्वेंट के रूप में यहाँ पर तैनात हो गए, लेकिन उन्हें वहाँ पर भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्हें किसी प्रकार का एकोमोडेशन नहीं मिल रहा था रहने के लिए, और तो और ऑफिस में भी कोई भी यहाँ पर उनके हाथ में फाइल नहीं देकर जाता था। दूर से ही सर्वेंट्स, प्यून्स जो हुआ करते थे, वो टेबल पर ही फाइल फेंक कर चले जाया करते थे। इस प्रकार की एक्सपीरियंसेस के बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ये समझ आया कि ये जो कास्ट का लेबल है, ये मुझे किसी भी प्रकार से आगे नहीं बढ़ने देगा। मुझे इस प्रकार के इशू को यहाँ लोगों के सामने रखना होगा। इसी वजह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करना शुरू किया और खुद भी ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, क्योंकि वो समझ चुके थे कि दलित्स की जो परेशानियां हैं उनको यहाँ लाइमलाइट में लाना बहुत ज़रूरी है। इसी बीच मुंबई में साइंडहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोफेसर के रूप में भी वो यहाँ ज्वाइन करते हैं। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिसके तहत वो यंगस्टर्स के बीच में इस तरह की विचारधाराओं को डेवलप कर सकते थे। हालांकि कुछ समय के बाद जब उन्हें वापस स्कॉलरशिप मिलना शुरू हुई तो 1920 में वो लंदन लौट गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी पढ़ाई पूरी की। यही वो शिक्षा थी जिसकी मदद से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपने विचारों को बेहतरीन तरीके से लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर पाते थे। आउटकास्ट माने जाने वाले लोगों के बीच में शिक्षा को प्रमोट करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1924 में बहिष्कृत हितकर्मी सभा की शुरुआत की, जिसका काम था स्कूल्स, लाइब्रेरीज खोलना, एडुकेशन की फील्ड में इम्प्रूवमेंट्स लाना, लोगों को शिक्षा की महत्व को समझाना और इसमें लोगों को एनकरेज करना। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जीवन में घटने वाली घटनाओं में एक और ऐसा ही इवेंट है और वो है माहड़ सत्याग्रह। भारत में जाति प्रथा के कारण दलित अनटचेबल्स को किसी भी प्रकार से हिंदू कास्ट के लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली वाटर बॉडीज और रोड्स को इस्तेमाल करने की मनाही थी। लेकिन 1923 के बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसके तहत इस प्रकार की डिप्रेस क्लासेस उन सभी बिल्डिंग्स को, उन सभी रोड्स को, उन सभी वाटर बॉडीज का इस्तेमाल कर सकती थी जिन्हें सरकार के द्वारा मेंटेन किया जाता था। 1924 में बॉम्बे प्रोविंस में आने वाली माहड़ में भी इस रेजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट एनफोर्स करने की बात कही गई। 1924 में बॉम्बे प्रोविंस में आने वाली माहड़ में भी इस रेजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट एनफोर्स करने की बात कही गई, लेकिन प्रैक्टिकल भाषा में ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया स्वर्ण हिंदुओं के प्रोटेस्ट के कारण। और इसी के खिलाफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1927 में सत्याग्रह किया, जिसे माहड़ सत्याग्रह भी कहते हैं, ताकि वहाँ की पब्लिक प्लेसेस में वाटर बॉडीज का इस्तेमाल दलित आउटकास्ट लोग भी कर सकें। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कंट्रीब्यूशन आपको बहुत से एरियाज में देखने को मिलेगा। जब पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि कैसे उन्होंने लेबर पार्टी की शुरुआत भी की 1936 में, जो कि यहाँ मजदूरों के हक के लिए फाइट किया करती थी। न कि सिर्फ ये, उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 1937 में इलेक्शंस भी लड़े। इसी के साथ उन्होंने 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की भी शुरुआत की। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहे और उन्होंने इंश्योर किया कि दलित और इस तरह की आउटकास्ट माने जाने वाले डिप्रेस क्लासेस जो हैं उनके राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्योर किया जाए।
वहीं जब हम यहाँ पर बात करते हैं समाज की, तो समाज के प्रति वो हमेशा से चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस हों जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को प्रमोट करें। वर्किंग क्लास यानी कि लेबर्स को सपोर्ट करने के लिए न कि सिर्फ उन्होंने यहाँ पर एक पार्टी का गठन किया, बल्कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल 1937 को भी यहाँ अपोज किया। 1937 में हम जानते हैं कि इन इलेक्शंस को फाइट करके कांग्रेस जो है 11 में से 7 प्रोविंसीज में सरकार बनाती है और उन्होंने ही इस बिल को लाया था, जिसके तहत अगर मजदूरों को किसी भी प्रकार की तकलीफ है तो वो सीधे सीधे प्रोटेस्ट के लिए नहीं उतर सकते थे। उन्हें यहाँ पर उनके लिए एक ट्रिब्यूनल तैयार किया गया था जहां पर वो अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको भेजेंगे, वहां पर वो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को पेटिशन के जरिए वहां पर पहुंचा सकते हैं। ट्रिब्यूनल के पास कुछ समय होगा निर्धारित, 3 से 4 महीने। अगर 3 से 4 महीने में उस पर्टिकुलर इशू के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई ट्रिब्यूनल की तरफ से, तब जाके यहाँ पर मजदूर स्ट्राइक या रिवोल्ट कर सकते थे। इसी बिल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपोज भी किया था। वर्क प्लेस पर जेंडर इनइक्वालिटी देखी जा सकती थी, इसको हटाने के लिए भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने काम किया, जैसे कि उन्होंने महिलाओं के लिए भी उतनी ही पेमेंट की अपील की जितनी पुरुषों को सेम काम के लिए मिल रही थी। महिलाएं जो थी उनको अंडरग्राउंड कोल माइंस में काम करने के लिए मनाही थी, वहां पर भी इस चीज को अपोज करते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को देखा जा सकता है। इवन हिंदू कोड बिल जो है उसको इंट्रोड्यूस करने की भी कोशिश की, जिसके जरिए जेंडर इक्वालिटी को इंश्योर किया जा सके। इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स की बात करें तो वहां पर भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का एक अहम योगदान याद किया जा सकता है। उन्होंने यहाँ पर हिल्टन यंग कमीशन को अपनी कुछ रिकमेंडेशंस भेजी थी, जिसके तहत ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नींव रखी गई। इसी के साथ साथ उनकी जो दूर तक सोचने की क्षमता थी, उसी के कारण वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की शुरुआत की गई। यानी कि वो एक प्रकार के विजनरी, दूर का दृष्टिकोण रखने वाले लीडर माने जा सकते हैं। उन्हीं के विचार थे, उन्हीं के आइडियाज थे जिससे सेंट्रल वाटर कमीशन और इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट रिसोर्सेज को इस्टेब्लिश किया गया। यही नहीं, आगे चलकर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 हो या फिर रिवर बोर्ड एक्ट 1956, ये सभी यहाँ पर आ पाए सिर्फ उन्हीं के दूर की दृष्टि के कारण, दूर की सोच के कारण। अम्बेडकर जानते थे कि भारत में खेती से जुड़े हुए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको एग्रीकल्चरलिस्ट, खेतीहर, मजदूर, किसान फेस कर रहे हैं। इन्हीं सभी चीजों को सॉल्व करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कई सजेशंस दिए। जैसे उनका मानना था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एक तरीका हो सकता है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई दिक्कतों को संभालने का। इवन उनके एक ऐसे में स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज 1918 में उन्होंने इस चीज का दावा भी किया कि अगर खेती करने वाले किसान इंडस्ट्री से धीरे धीरे करके जुड़ना शुरू होंगे तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जिससे वो बाहर निकल सकते हैं। बल्कि वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने यहाँ पर टेनेंसी को खत्म करने की मांग की। आप आज के पूरे डिस्कशन के दौरान हम ये तो समझ गए हैं कि उन्हें सोशल रिफॉर्म्स का पायनियर माना जा सकता है, द वन जिसने सोसाइटी के अलग अलग तबकों के पॉलिटिकल और सोशल राइट्स के लिए फाइट की। उनमें दलित, डिप्रेस क्लासेस आती हैं। यहाँ पर यही नहीं, इस तरह के लोग जिनको यहाँ पर सप्रेस किया जाता था समाज में, उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में इन्हीं लोगों की रिजर्वेशन की मांग भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सामने रखी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को विजिट करते हुए नजर आते हैं। इन्हें ज्वाइन करना, इनमें पार्टिसिपेट करने का मकसद था दलित और डिप्रेस क्लासेस जो हैं उनके लिए यहाँ पर, उनके राइट्स के लिए यहाँ पर अपनी आवाज को ब्रिटिशर्स तक पहुंचाना। और वो ऐसा करने में कामयाब भी रहे। वो लेकर आए अपने साथ कॉम्युनल अवार्ड, जिसके तहत दलित और डिप्रेस क्लासेस जो हैं उनको यहाँ पर काउंसिल्स में सेपरेट इलेक्टोरेट के राइट दिए गए। हालांकि इसका विरोध भी हुआ गांधी जी की तरफ से, जिन्होंने कहा
कि सेपरेट इलेक्टोरेट के राइट्स को ड्रॉप कर दिया जाए तो हम यहाँ पर रिजर्वेशन के लिए फाइट कर सकते हैं। गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट साइन हुआ, जिसके तहत फाइनली जॉइंट इलेक्टोरेट के अंडर यहाँ पर डिप्रेस क्लासेस को काउंसिल्स में रिजर्व्ड सीट्स दी गई। बहुत से पीरियोडिकल्स जैसे कि बहिष्कृत भारत, समाता, जनता, इस तरीके के पीरियोडिकल्स के जरिए वो अपने विचारों को आम जनता तक पहुंचा पाए। कई किताबें भी लिखी, जैसे द एनहिलिएशन ऑफ कास्ट, द अनटचेबल्स, बुद्ध और कार्ल मार्क्स, बुद्ध एंड हिज धम्मा, ये उनकी आखिरी राइटिंग थी, आखिरी किताब थी। इनके जरिए वो यहाँ पर बुद्धिस्ट आइडियाज को भी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हिंदुज्म में उन्हें कास्ट सिस्टम नजर आता था, पर बुद्धिज्म में इसे फॉलो ही नहीं किया गया। इसी कारण से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया और बुद्धिस्ट फिलॉसफी को भी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस देखे जा सकते हैं। इसे समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। हम जानते हैं ड्राइविंग करते समय हेलमेट पहनना नेसेसरी है और ये आपकी सेफ्टी को इंश्योर करता है। तो एक तरह से हम इससे हमारी सेफ्टी को इंश्योर कर रहे हैं, राइट? अब ये जो चीज है, इसके प्रति गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दोनों की अप्रोच अलग अलग है। गांधी जी का मानना है कि जब एक व्यक्ति खुद ये रियलाइज कर लेगा, खुद से अंदरूनी तौर पर, दिल से, कि ये जो हेलमेट है ये उसकी सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो वो खुद ही यहाँ पर इस रूल को फॉलो करेगा। मतलब ये इंश्योर करेगा कि वो हमेशा हेलमेट पहनकर जाए और किसी प्रकार के कानून को, यहाँ रूल को बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको एक लॉ के तौर पर लेकर आ जाएंगे, एक रूल के तौर पर लेकर आ जाएंगे, तो भी वो रूल या लॉ काम नहीं करेगा जब तक एक व्यक्ति को अपने आप से, खुद से इस बात की इंपॉर्टेंस रियलाइज ना हो। तभी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यहाँ पर कहते हैं कि सर ये बात तो सही है कि हाँ, एक तरीके से जब तक एक व्यक्ति खुद इस चीज को रियलाइज ना करे कि ये बात करेक्ट है, ऐसा करना चाहिए, तब तक उसके लिए ये जो रूल्स हैं, ये जो लॉज हैं, इन्हें भी ये कैसे ना कैसे तोड़ने का तरीका ढूंढ ही लेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो लॉज हैं, ये एक व्यक्ति पे प्रेशर तो बनाते हैं, उसको फोर्सफुली ही सही हेलमेट पहनने पे मजबूर तो करते हैं, जिससे उसकी सेफ्टी इंश्योर होती है। यानी कि हृदय परिवर्तन का रास्ता, हाँ, चीजें, रिजल्ट जो है वो अच्छे लाता है, लेकिन उसमें समय लगता है। इसीलिए लॉज की जरूरत है, यहाँ पर कानून की जरूरत है, जिसकी मदद से यहाँ पर जो ऑप्रेस्ड हो रही क्लासेस है, जिनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उन्हें बचाया जा सके। हम कब तक यहाँ पर वेट करेंगे इस चीज का कि ऑप्रेस करने वाले इस चीज को रियलाइज करेंगे एक ना एक दिन कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। तो दोनों अचीव एक ही चीज करना चाहते हैं, लेकिन एक लॉ के माध्यम से और दूसरा सेल्फ रियलाइजेशन से, जबकि इन दोनों को हैंड इन हैंड किया जा सकता है। अवेयरनेस के साथ साथ लॉज भी जरूरी हैं।